फ्रेंड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज में दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसमें से जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में, और ये दो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, पहला हेड है दैट इज एड्स टू इंटरप्रिटेशन, मतलब किन किन चीजों की हेल्प ली जा सकती है इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट, और दूसरा जो पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द एग्जामिनेशन, दैट इज रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इस वीडियो में सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज रिगार्डिंग एड्स टू इंटरप्रिटेशन। एड्स टू इंटरप्रिटेशन में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज इंटरनल एड्स, द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल एड्स। इसके रिगार्डिंग हम वीडियो में फर्दर बात करेंगे कि इनके फर्दर जो पार्ट्स हैं वो क्या है, और जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, प्राइमरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, सेकेंड वन इज मिसचीफ और हिडन रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। और ये जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, मतलब आपको उसका मीनिंग दिया होगा, दे कैन आस्क यू द हेड, या इस पार्ट में भी जो एड्स टू इंटरप्रिटेशन है दैट दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इज कवर अंडर इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड और बोथ ऑफ देम। तो आपको जो इसको हेड्स हैं कि हम इंटरनल एड्स में क्या क्या चीज कवर करते हैं और एक्सटर्नल में इनकी सबकी हेडिंग्स, और रूल्स के अंदर जो इन हेडिंग्स का सारा मीनिंग है आपको उसके रिगार्डिंग नॉलेज होने चाहिए टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। अब जो नेक्स्ट है दैट इज रिगार्डिंग रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट है दैट इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, लास्ट वाला जो है दैट इज एडजस्टम जेनरिस, दैट इज ऑफ द सेम स्पीशीज। और फ्रेंड्स, जो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन है इसका जो लैटिन जो मैक्सिम है दैट इज, चलिए फर्दर स्टार्ट करते हैं कि इनमें क्या कंपोनेंट्स कवर्ड हैं, और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स भी बताए जाएंगे कि इन मैक्सिम्स का मीनिंग क्या है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ये भी पुट किए जा सकते हैं कि लाइक ये जो मैक्सिम है तो ये पूछा जा सकता है कि दिस मीन्स मिसचीफ, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस और एडजस्टम जेनरस। तो आपको मैक्सिम्स का मीनिंग पता होना चाहिए फॉर एग्जामिनेशन। सबसे पहला टाइटल ऑफ द लॉ, दैट इज उस पर्टिकुलर लॉ का पर्पस क्या है। देन इज द प्रेएम्बल। प्रेएम्बल मतलब कि वो एक ओवरव्यू बताता है कि इस पर्टिकुलर लॉ को क्यों बनाया गया, दैट इज द इनेक्टिंग पार्ट। और अगर किसी भी तरह के लॉ के अंदर कोई चीज क्लियर कट दी गई है बट अगर किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी है, इन दैट केस जो ये केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया दैट द प्रेएम्बल में बी कंसल्टेड इन केस एनी एम्बिग्यूटी अराइजेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्ट। मतलब किसी भी तरह की अगर एम्बिग्यूटी है उस केस में प्रेएम्बल को कंसल्ट किया जाता है, एंड इट मे बी यूजफुल टू फिक्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड सो एज टू कीप द इफेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट विद इट्स रियल स्कोप। जब प्रेएम्बल के रिगार्डिंग इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने बताया दैट इट कैन बी यूज्ड टू फिक्स द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स। नेक्स्ट जो है इट इज द हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। और फ्रेंड्स, इसमें भी डिफरेंट तरह के ओपिनियंस थे that whether heading and title of a chapter it plays an important role for the interpretation of something। जहां पे भी plain words यूज किए गए हैं, मतलब जहां पे कंस्ट्रक्शन की जाएगी ऑफ द स्टैट्यूट, अगर plain words यूज किए गए हैं, वर्ड्स अपने आप में क्लियर हैं, दे आर अनएम्बिगुअस, और जो इनका जो प्लेन मीनिंग है इट इज वेरी मच क्लियर। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी और डाउट, अगर कोई भी चंक ऑफ सेक्शंस हैं, in case of any ambiguity then it can be linked to the heading and title of that thing। और इसका जो केस लॉ है that is फ्रिक इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1990 सुप्रीम कोर्ट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इट इज रिगार्डिंग मार्जिनल नोट्स। यहां पे भी जो मार्जिनल नोट्स का पॉइंट है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है दैट द मार्जिनल नोट ऑल्दो मे नॉट बी रेलेवेंट फॉर द डिसीजंस इन ऑल टाइप ऑफ केसेस, बट अगर मेन प्रोविजन जो है कोई दी गई है इट इज सॉट टू बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली, इन दैट केस मार्जिनल नोट्स वुड बी परमिसिबल इन लॉ। मतलब मार्जिनल नोट्स का है जहां पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मार्जिनल नोट्स में दी गई है, इन दैट केस ऑल्दो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर रेंडिशन ऑफ डिसीजंस, उसका रोल नहीं है, बट अगर किसी भी तरह की इंटरप्रिटेशन में और उसका एक डिफरेंट व्यू दिया गया है एज फार एज लॉ इज कंसर्न, तो उस डिफरेंट व्यू को स्टडी करने के लिए इन दैट केस द मार्जिनल नोट्स आर इंपॉर्टेंट।
और इसका जो केस लॉ है सरबजीत रिक सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरप्रिटेशन क्लॉज। जब भी हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज की बात करते हैं उस केस में जो पूरा स्कीम ऑफ द एक्ट है कि ये एक्ट है क्या है, लैंग्वेज क्या यूज की गई है, उसकी प्रोविजंस क्या है और उसका ऑब्जेक्ट क्या इंटेंड किया गया है इस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन से, दैट हैज टू बी फॉलोड फॉर द इंटरनल एड। नेक्स्ट वन इज दैट इज प्रोवाइजो। प्रोवाइजो का मतलब है किसी भी चीज को या डिस्ट्रक्शन ऑफ राइट्स को रोकना, मतलब ये चीज इस चीज पे एप्लीकेबल है प्रोवाइडेड दैट अगर ये चीज फुलफिल होगी, दैट इज द सेंस ऑफ प्रोवाइजो। तो इट इज यूज टू प्रिजर्व द डिस्ट्रक्शन फ्रॉम सर्टन राइट्स, रेमेडीज और प्रिविलेजेस दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। नेक्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन। दिस इज अ सिंपल पार्ट दैट वेन एवर वी टॉक अबाउट द इलस्ट्रेशंस, वो जो लॉ की एक बेसिक इंटेंशन है उसको थोड़ा क्लियर किया जाता है, दैट दिस इज द सेंस इन विच द law has been codified. Next one is the schedule. In case of schedule will not control the law. Rather, the law is supplemented by schedules. मतलब ऐसा नहीं है कि schedule में अगर कुछ लिखा है the law will be altogether totally interpreted in a different way, but law को supplement करने के लिए additional चीजों के लिए a schedule is provided that can be used to interpret it. तो total जो internal थे aids, in that case we have covered the 8 points. Number 1 is title, number 2 is preamble, number 3 is regarding heading and title, number 4 is regarding marginal notes, number 5 is interpretation clause, proviso, illustration and schedules. Friends, अब जो पार्ट है that is external aids, और इस पार्ट में हम कवर करेंगे regarding the important parameters that could be used for external aids. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट है दैट इज पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जब भी किसी भी पर्टिकुलर लॉ को बनाया जाता है तो उसके रिगार्डिंग ऐसा सिनेरियो, ऐसा सिचुएशन क्या था कंट्री के अंदर कि उस चीज को बनाया गया। सो इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट अ लॉ द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज रेफरेंस टू रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज। रेफरेंस टू रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज, इसका मतलब है कि कोई भी जो कमेटीज हैं दैट इज पार्लियामेंट्री कमेटीज, उन्होंने ऐसा लॉ के अंदर या स्टैट्यूट के अंदर क्या नोट किया दैट दे थॉट ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज मिसिंग इन द लॉ, जिसके कारण नया स्टैट्यूट फॉर्मुलेट या कोडिफाई किया गया। तो जो पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स है दे कुड बी कंसिडर्ड एज अ बेस टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट विच वॉज मिसिंग, जिसकी वजह से वो लॉ को फॉर्मुलेट किया गया। नेक्स्ट जो है दैट इज रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट्स। फ्रेंड्स, यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एक मैगजिम भी रिलेटेड है, पेरीमेटेरिया। पेरीमेटेरिया का मतलब है रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूज। मतलब जब किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन की जाती है इट कुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन दैट द स्टैट्यूट्स व्हिच आर डीलिंग विद द सेम सब्जेक्ट मैटर they could be referred in order to understand the same. Next जो फोर्थ पॉइंट है it is dictionary. अगर किसी भी लॉ के अंडर the interpretation has to be made which is not clear, it is permissible to refer to dictionaries to find out the general sense in which the word is understood. मतलब किसी भी तरह का सिंपल मीनिंग निकालने के लिए डिक्शनरीज को रेफर किया जा सकता है। बट फ्रेंड्स, यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में किसी केस में उस पर्टिकुलर मीनिंग को बता दिया गया तो नेक्स्ट टर्म के लिए उस पर्टिकुलर लॉ में डिक्शनरीज परमिट नहीं की जाएंगी, रादर इट हैज बीन डिफाइंड बाय द कोर्ट कि इस वर्ड का मीनिंग ये है। देन फिफ्थ वन इज यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस। तो इंडियन कोर्ट्स में ये चीज अलाउ की गई दैट द फॉरेन डिसीजंस which are on the same facts that could be rendered on statutes, जैसे कि हमने बात की पेरीमेटेरिया, राइट, रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट मैटर, उसको रेफर किया जा सकता है एज प्रैक्टिस इन इंडियन कोर्ट्स, और इन चीजों की असिस्टेंस ली जा सकती है फॉर सच डिसीजंस एज सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन। मतलब अगर वो सेम लाइंस पे है, सेम फैक्ट्स हैं, इन दैट केस इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट इन अ बेटर वे इट कुड बी
कि फॉरेन डिसीजंस का भी हेल्प ली जा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहां पे हमने 5 पॉइंट्स कवर किए। वन इज पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, रेफरेंस टू रिपोर्ट्स, देन रिगार्डिंग स्टैट्यूट्स, डिक्शनरी एंड फॉरेन डिसीजंस। तो ये है एक्सटर्नल एड्स। तो आपको ये सब हेड्स याद रखने हैं कि इंटरनल एड्स में जो 8 पॉइंट्स कवर किए गए, टाइटल, प्रेम्बल, चैप्टर हेडिंग्स, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एंड एक्सटर्नल के अंडर ये चीजें कवर की गई लाइक पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, रेफरेंसेस। आपको ये ध्यान में रखना है कि इंटरनल में कौन से कवर्ड हैं और एक्सटर्नल में कौन से कवर्ड हैं। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिकॉज इसमें कुछ ऐसे मैगजिम्स हैं जो डायरेक्टली पुट किए जाते हैं एग्जामिनेशन में कि इन मैगजिम्स का मीनिंग क्या है। तो उन मैगजिम्स को जानने के लिए पहले हम सारा कंटेंट गो थ्रू करते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे कि प्राइमरी रूल, मिसचीफ रूल और हिडन रूल, देन रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रीजनेबल रूल, एडजस्टम जेनरिस, और इसके बाद जैसे कि स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इंटरप्रिटेशन के। प्लस कुछ ऐसे मैगजिम्स के रिगार्डिंग डिस्कशन की जाएगी कि इनका मीनिंग क्या है और रोल क्या है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज लिटरल कंस्ट्रक्शन। इसका एक इंपॉर्टेंट मैगजिम है एब्सोल्यूटा, सेंटेंशिया, एक्सपोजिटर, नॉन इंडिजेट। दोस्तों इसका मीनिंग है कि अगर लॉ के अंदर कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज की गई है जिसका मीनिंग एम्बिगुअस मतलब डाउटफुल नहीं है, अगर डायरेक्ट लैंग्वेज यूज की गई है तो कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा फ्रेज, उसका मीनिंग एक सिंपल ग्रामेटिकल मीनिंग की तरह समझना चाहिए। अनलेस अगर उसकी लैंग्वेज डाउटफुल है तब हमें केसेस को रेफर करना है। अदरवाइज लॉ के अंदर जो डायरेक्टली जैसा लिखा गया है, अगर उसकी लैंग्वेज प्रॉपर इजी फॉर्मेट में समझ आ रही है, देन इट इज नॉट टू बी मेड कॉम्प्लेक्स, और उसके लिए कोई स्पेसिफिक एडिशनल डिक्शनरीज यूज नहीं करनी। अगर सिंपल ग्रामेटिकल सेंस में कोई चीज क्लियर करके लिखी गई है, उसको वैसे ही लिया जाएगा जैसा लॉ लेजिस्लेट किया गया है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मिसचीफ रूल और हिडन रूल। ये पर्टिकुलर रूल, इसका मतलब ये है जब हम वर्ड यूज करते हैं हिडन, दैट मीन्स हिडन, याद करने का तरीका ये है हिडन रूल। अब इसमें पॉइंट ये है 4 चीजें देखनी है। तो वो 4 चीजें हैं कि पहले लॉ क्या था, दैट इज व्हाट वाज द लॉ। दूसरा, उसमें ऐसा मिसचीफ या डिफेक्ट क्या था कि ये वाला लॉ बना। तीसरा, उसमें ऐसी रेमेडी क्या लाई गई। फोर्थ पार्ट, दैट इज उसका रीजन क्या था रेमेडी का। तो दोस्तों इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है जब भी हिडन रूल एप्लीकेबल होगा। और इसका एक इंपॉर्टेंट केस लॉ दैट इज सोदरा देवी AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट। और हिडन रूल की एप्लीकेबिलिटी ये है, अगर लैंग्वेज डाउटफुल है, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, उसका प्लेन रीडिंग के थ्रू अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक ही लैंग्वेज के 2 मीनिंग पॉसिबल हैं, तब हिडन रूल एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज अगर लैंग्वेज क्लियर है, इट कैन बी रेड इन अ प्लेन मैनर, और उसका मीनिंग ऑलरेडी उसको पढ़ने के बाद समझ आ रहा है, देन हिडन रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल एज पर दिस केस लॉ। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। इसमें यही रूल कवर्ड है कि देयर शुड बी नॉट डिपेंडेंस ऑन द डिक्शनरी मीनिंग। मतलब हर चीज के लिए डिक्शनरी मीनिंग ही एप्लीकेबल नहीं होगा। इट हैज टू बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर क्या है जो स्टडी किया जा रहा है लॉ में, और उस पर्टिकुलर लॉ का ऑब्जेक्ट क्या है। तो जो ये पर्टिकुलर मैगजीम यूज किया गया है, उट रेस मैगीस वेलियत क्वाम पेरियत, जो ये कहता है कि जो लॉ के अंदर जो इसका नेचुरल और फेयर मीनिंग, तो यहां पे जो वर्ड फेयर यूज किया गया एज पर द सब्जेक्ट मैटर, एज पर द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड, तो इसमें भी एक आ गया दैट द फेयर मीनिंग एंड द नेचुरल मीनिंग शुड बी फॉलोड। और जो कोट्स हैं, जो कोट हैं,
they can come out of the dictionary meaning of something and they can give or assign a meaning to something which can actually find the mischief in law, plus which can give a more relevant meaning to the context. मतलब एक सही मीनिंग देना किसी चीज को जो कि सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्ट को भी जस्टिफाई करे, प्लस पार्टीज को जस्टिस मिल पाए. ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी मीनिंग कुछ और कह रहा है और लॉ का सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्ट जो लॉ का है वो कुछ और कह रहा है. इट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट, रादर अ मीनिंग शुड बी असाइंड. ऐसा मीनिंग असाइन किया जा सकता है जो कि सब्जेक्ट मैटर और ऑब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंगली हो. मतलब हर चीज सिंक्रोनाइज्ड हो एज पर द सब्जेक्ट मैटर प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ. कुछ केस लॉज आप ये गो थ्रू कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, इसी पॉइंट के रिगार्डिंग. फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. इसका जो सिंपल मीनिंग है दैट इज इन हार्मनी. मतलब एक दूसरे के, दैट शुड बी इन हार्मनी विद ईच अदर. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लॉ का एक सेक्शन कुछ और कहता है और जो सेकंड सेक्शन है वो लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है. मतलब एक कहता है कि इफेक्टिवली ये चीज कर सकते हैं, दूसरा सेक्शन कहता है कि ये चीज नहीं कर सकते. ऐसा लॉ में कभी नहीं होगा, क्योंकि जब भी लॉ फ्रेम किया जाता है, जब भी लॉ लेजिस्लेट किया जाता है, उस केस में पूरे के पूरे लॉ को इट इज इन हार्मनी विद ईच एंड एवरी प्रोविजन, ईच एंड एवरी सब सेक्शन. तो जब भी कंफ्लिक्ट अराइज होगा इट शुड बी ट्राइड कि दोनों को इन हार्मनी रीड किया जाए, ताकि दोनों से एक स्पेसिफिक निचोड़ निकाला जा सके कि ये सेक्शन और दूसरे सेक्शन को मिला के इन सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपर एक ऑर्डर में किस वे से पढ़ा जाएगा. इट शुड बी इन हार्मनी विद ईच अदर. चाहे वो सेक्शंस की बात है, चाहे वो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसी प्रोविजन होगी, इट इज नेवर इन कंफ्लिक्ट विद द अदर प्रोविजन. नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एजस्डम जेनरिस, और इसको कई बार लॉर्ड टेंटरडेंस रूल भी कहा जाता है. तो आप इस पर्टिकुलर वर्ड को याद रख सकते हैं. और इसका मतलब है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है दैट इज ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज. सेम काइंड और स्पीशीज. फ्रेंड्स, कई बार लॉ के अंदर क्या होता है, कई बार ऐसा मेंशन किया जाता है दैट, अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर फ्रूट की डेफिनेशन दी हुई है, फ्रूट इंक्लूड्स बनाना, इट इंक्लूड्स एप्पल, पीचीज, चेरीज, और यहां पे दिया हुआ है एंड अदर्स. दैट मीन्स इसके बाद क्या होगा, इट कुड बी एनी फ्रूट, राइट. अब मैंने यहां पे कोई बात की पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट बसेस, ट्रैमवेज एंड अदर्स. तो मतलब जो एंड अदर्स है, यहां पे ट्रेन्स भी आ सकता है, यहां पे कोई पब्लिक बोट्स भी आ सकती हैं. इट कुड बी एनीथिंग दैट इज ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज. दिस इज द मीनिंग ऑफ एजस्डम जेनरिस. तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज है, ये लॉ को इंटरप्रेट करने में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो उसको इजी करता है. और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक वीडियो पोस्ट की जाए इस चैनल पे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जल्द ही उसके रिगार्डिंग वीडियो पोस्ट की जाएगी और इस चैनल के थ्रू आप उसको व्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं अब जो कुछ मैक्सिम्स हैं इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एक्सप्रेसियो ऊनी एस्ट एक्सक्लूसियो अल्टीरियस. क्वेश्चन इसमें से भी हो सकता है दैट एक्सप्रेसियो ऊनी एस्ट एक्सक्लूसियो, उसके 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इट मीन्स दिस थिंग. बट आपको वहां पे देखना है कि इस मैक्सिम का मीनिंग क्या है, या फिर आपको डायरेक्टली जो मीनिंग दिया हुआ है उसका पूछा जाएगा कि दिस मीन्स दिस पर्टिकुलर मैक्सिम. तो आपको मैक्सिम्स के मीनिंग याद रखने हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस को, चाहे वो प्रीलिम्स हैं या आप कहीं पे भी यूज करते हैं इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो नॉलेज है. अब जो नेक्स्ट है नॉसिटर असोसिस, दैट इज अ वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट्स, दैट इज द अकम्पनिंग और एसोसिएटिंग वर्ड्स. लॉ के अंदर जब भी हम कोई स्पेसिफिक वर्ड रीड करते हैं तो उसके जो एसोसिएट वर्ड्स हैं, पहले वाले या बाद वाले, तो उनका मीनिंग उन चीजों से निकाला जा सकता है. देन मैक्सिम, इसका मतलब यह है कि अगर विद पैसेज ऑफ टाइम किसी वर्ड को इंटरप्रेट करते हुए कोर्ट्स ने उसका मीनिंग कुछ और दिया, और पैसेज ऑफ टाइम, क्या जब वो लॉ पास हुआ था तब जो उसका एक्चुअल मीनिंग था उसको इग्नोर किया जाएगा? कहते नहीं. जो लॉ के अंडर उस स्पेसिफिक वर्ड का जब उसको लेजिस्लेट किया गया
जब वो प्लेन मीनिंग या जो भी उसका मीनिंग दिया था, इट हैज टू बी कंसिडर्ड। कभी ये नहीं बोला जा सकता दैट विद पैसेज ऑफ टाइम इस वर्ड का मीनिंग ये है। फॉर योर कन्वीनियंस इट सेज दैट कि जो बेसिक मीनिंग था इट हैज टू बी कंसिडर्ड, लॉ ने उसको इंक्लूड किया है तो उसकी वैल्यू है। फ्रेंड्स, आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिले प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाता है आपको उसका अपडेट मिल पाए साथ के साथ।